हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज 5 नवंबर है और 5 नवंबर को मैं आपके साथ फिर ही बहुत ही अच्छे क्वालिटी का टेस्ट सीरीज लेके आया हूं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो जैसा कि आप छठ पूजा में टेस्ट सीरीज आना बंद हो गया होगा, तो अब लगातार टेस्ट सीरीज आएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने हुए रहिए और टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपको अपने आप को जो आपका प्रिपरेशन है उसको आप इन्हांस करते रहिए। जितना ज़्यादा आप ये अभी सेट देखिएगा उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है, करता है, यानी बताना है कि मीमांस दर्शन, ठीक है, या न्याय दर्शन, अद्वैत दर्शन या विशिष्टाद्वैत दर्शन जो है, ये चारों में से कौन सा ऐसा दर्शन है जो सत्ता, ईश्वर की सत्ता यानी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। तो मीमांस दर्शन जो है दोस्तों ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, और मीमांस दर्शन के प्रवर्तक जो थे जैमिनी थे। आपको याद रखना है कौन थे, जैमिनी थे इसके प्रवर्तक। फर्दर आगे अगर हम आज के दूसरे क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो सुमेलित करना हम लोग को, तो ये आपको बताना है कि विक्रम सारा स्पेस सेंटर कहाँ पे है, ये सब आपको बताना है। तो चलिए वन बाय वन हम शुरू करते हैं। टोटल नंबरिंग पे आप नहीं जाइएगा, जितना नंबरिंग है उतना क्वेश्चंस आपको देखने को आप मिलेगा। क्वेश्चंस थोड़ा आगे पीछे हम कर देते हैं कभी कभी, तो जो भी क्वेश्चंस आपको 50 क्वेश्चंस है तो 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो यही है दोस्तों। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित करना है। तो विक्रम सारा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र जो है दोस्तों वो आपको बताना है। तो आप अपने मन में सोच चुके होंगे कहाँ पे है, ये तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में है। इसके बाद इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, बेंगलुरु में है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, कहाँ से उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है भारत में, तो श्रीहरिकोटा से किया जाता है दोस्तों। इसके बाद लास्ट वाला है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण, जो है कहाँ पे, हैदराबाद में। इसका मुख्य ये बन कि इसका मुख्यालय, सबका मुख्यालय के बारे में बात कर रहा, तो ये है कहाँ पे, ये है हैदराबाद में। तो इस तरह से आपका ए का क्या हो गया, ए का चौथा हो गया, बी का क्या हो गया दूसरा, सी का क्या हो गया तीसरा हो गया दोस्तों, और डी का पहला। फर्दर आगे अगर हम चलें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है केंद्रीय खाद्य एवं तकनीकी, केंद्रीय खाद्य एवं तकनीकी अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको बताना है दिल्ली है कि अहमदाबाद है कि आनंद में है कि मैसूरू में है। तो आंसर आप सोच चुके होंगे, आंसर कौन सा है दोस्तों, मैसूरू। ठीक है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान का जो मुख्यालय है वो मैसूरू में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, जापान के झंडे में कौन सा चिन्ह होता है। जापान के झंडे में कौन सा चिन्ह होता है दोस्तों, लाल चक्र का चिन्ह है कि हरी पत्ती का चिन्ह है, लाल क्रॉस है या फूजी पर्वत का चिन्ह है। तो आंसर आपके सोच चुके हैं, आंसर क्या है हमारा, लाल चक्र। जापान के झंडे में लाल चक्र का चित्र है दोस्तों। फर्दर आगे तो क्वेश्चन है कि उपन्यास पिंजरे की रचयिता कौन है। उपन्यास जो है पिंजर, पिंजर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है, भाई वीर सिंह है या बलवंत गर्गी साहब है, खुशवंत सिंह है या अमृता प्रीतम है। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। आंसर कौन सा है दोस्तों, अमृता प्रीतम। ठीक है, आंसर कौन सा है, अमृता प्रीतम। नेक्स्ट वन है दोस्तों, नेक्स्ट वन क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरह से सुमेलित है। तो सही बताना है, यानी कि यहाँ पे डांस और उसके राज्य के बारे में बताया गया है, तो कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश से है या नहीं आपको बताना है, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल और कथक तमिलनाडु। तो कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों, तो कथकली केरल से सुमेलित सही है। अब देखिए भारतनाट्यम है कहाँ का, तो ये याद कर लीजिए तमिलनाडु का, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश की जगह हटा के आंध्र प्रदेश कर लीजिए। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। और कथक कहाँ का है, तो कथक जो है वो यूपी का है दोस्तों। कथक कहाँ का है, यूपी का है, आपको याद रखना है। कथक कहाँ का है दोस्तों, यूपी का है, आपको याद रखना है। नंबरिंग पे आप नहीं जाइएगा, टोटल हम 25 क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस आगे पीछे कर लेते हैं, उसका कुछ रीजन होता है। फर्दर आगे अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये ऐसा है कि बद्रीनाथ मठ किससे संबंधित है। बद्रीनाथ मठ भगवान शिव से है या दुर्गा से है या विष्णु से है या गणेश से है, आप बताइए। तो बद्रीनाथ मठ दोस्तों विष्णु भगवान से संबंधित है। ये है कहाँ पे, उत्तराखंड। उत्तराखंड में चमोली, अगर पूछे किस नदी के किनारे है तो अलकनंदा। ठीक है दोस्तों, फर्दर आगे क्वेश्चन की ओर हम चलते। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि भारतीय पुनर्जीवन पुनरुद्धार यानी कि पुनरुद्धार के पथ प्रदर्शक कौन थे। ठीक है, आपको बताना है कि पथ प्रदर्शक कौन थे। तो भारत में जो पुनर्जीवन यानी कि पुनरुद्धार के पथ प्रदर्शक थे वो आपको आंसर आप सोच चुके होंगे कौन सा है दोस्तों, राजा राम मोहन राय।
जैसे ही मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ आप आंसर सोच लिया करें, आंसर क्या कर लिया करें, सोच लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेबी की पहली महिला उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की बात कर रहा है। सेबी की महिला अध्यक्ष कौन बनी है आपको बताना है। तो सेबी की जो अध्यक्ष बनी है दोस्तों वो कौन है, गीता मित्तल है या धृति बनर्जी है या वैशाली हिवासे है या माधवी पुरी है। तो देखिए सेबी की जो महिला अध्यक्ष है वो माधवी पुरी बुच है, आपको याद रखना है, माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो यूएस ओपन से क्वेश्चंस यहाँ पे आया है। यूएस ओपन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस ऐसा है कि यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल विजेता, तो पहले राफेल नाडाल, जोवन, नोवाक जोकोविच यही सब आता था, लेकिन अब नाम थोड़ा क्या हो गया, बदल गया है। तो देखिए ना तो राफेल नाडाल है ना तो नोवाक जोकोविच है। तो आपको अब बताना है कि कौन सा आंसर है। तो देखिए यूएस ओपन 2022 है दोस्तों, वो जो है कार्लेस अलकराज ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों, कार्लेस अलकराज ने जीता है। ये है कहाँ के, तो अब ये भी याद रखिए स्पेन के हैं। और किसको हरा के जीता है, तो ये जो ठीक है कैस्पर रूड है, इनको हरा के इन्होंने जीता है। कैस्पर रूड नामक व्यक्ति ये जो है इनको हरा कर जीता है। अब यहाँ पे अगर आप वोमेंस में भी याद रखें तो वोमेंस में जो पुरुष वोमेंस एकल में जो जूता जीता है उनका नाम है ईगा, ठीक है, स्विस्टेक। ये कहाँ के हैं, पोलैंड के खिलाड़ी हैं। तो ये दो नाम आपको याद रखना है दोस्तों, दो नाम क्या है, कम से कम आपको दो नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, असत्य कथन को पहचानना है। किसको पहचानना है दोस्तों, कौन सा असत्य कथन है उसको पहचानना है। तो इधर राज्य दिया गया है, इधर राज्यपाल दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के गंगू, ठीक है, गंगू भाई हैं क्या, धगन भाई पटेल, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बिल्कुल ये हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, तो ये भी है, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अभी राज्यपाल की चर्चा हो रही है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात, ये दोनों का तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। झारखंड के रमेश बैस हैं, तो हाँ बिल्कुल हैं। कर्नाटक के आचार्य देवव्रत हैं, तो नहीं। कर्नाटक के जो हैं वो राज्यपाल का नाम थावर चंद गहलोत है, यानी कि ये गलत है। तो आंसर कौन सा होगा, कर्नाटक। हमको गलत वाले को पकड़ना था, असत्य वाले को। तो कर्नाटक के जो है थावर चंद गहलोत साहब हैं। और ये जो आचार्य देवव्रत हैं ये कहाँ के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रख लिए, गुजरात के हैं। गुजरात में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये इसका जरूर से आपको एग्जाम में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चंस कह रहा है वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ये जो है बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, चलिए हम इतना बता दिए आपको। इसकी जो मतलब इसका मुख्य उद्देश्य है कि हिंसा जो प्रभावित महिलाएं हैं ना, इनको सहायता करना इसका उद्देश्य है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता करना इसका उद्देश्य है दोस्तों। अच्छा एक बात और यहाँ पे बताइए कि महिला विकास मंत्रालय के मंत्री हैं वो कौन है, तो स्मृति ईरानी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 27 अप्रैल 22 को दोस्तों चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किन को किया गया, आंसर आपको बताना है। तो इनका नाम है डेविड, ठीक है, एटनबरो। इनका नाम है डेविड एटनबरो। इनको क्या करा गया है, सम्मानित किया गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अगर हम बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सैटेलाइट फोन। किसके बारे में बात कर रहा है, सैटेलाइट फोन के बारे में बात कर रहा है दोस्तों कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, महावीर राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी इसका आंसर कौन सा है दोस्तों, तो सैटेलाइट से लैस होने वाला जो हमारा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आसाम में है। तो ये काजीरंगा के को सैटेलाइट फोन से लैस किया गया है। फर्दर आगे क्वेश्चन करें तो मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। तो मंगल ग्रह पर जो पहली बार उड़ान भरा है वो यूएसए का हेलीकॉप्टर है, उनका नाम है इग्निटी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना जो है वृद्धाजन पेंशन योजना का आरंभ किया। ये जो है हम आपको इसमें बता देते हैं 400 रुपया मिलेगा और ये 60 to 79 वर्ष वाले लोगों के लिए आरंभ किया गया। ये कहाँ हुआ है, तो ये अपने राज्य बिहार में हुआ है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको याद ही रखना है, कहाँ पे हुआ है, अपने राज्य बिहार में हुआ है। फर्दर अगर हम आगे क्वेश्चन बात करें तो कह रहा है ड्रोन नीति, कहाँ पे ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी गई, आपको बताना है कौन से राज्य में ड्रोन नीति की मंजूरी दी गई है। तो ड्रोन नीति की जो मंजूरी दी गई है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश में दी गई है। हिमाचल प्रदेश में अभी क्या होने वाला है, चुनाव भी होने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सांसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक, यानी कि सांसद जो है, सांसद विधि द्वारा दो या से दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापना करेगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि जैसे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में बहुत से राज्यों के लिए वहाँ पे उसका उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी में ही है। मतलब सीधा सा कहना है कि एक उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों को देखेगा। ये मतलब संविधान में कहाँ पे कहा गया है, कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर 200 क्या 31, 231 में ऐसा कहा गया है। फर्दर आगे बात करें कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में यह, संविधान के किस अनुच्छेद में आपको बताना है कि यह प्रावधान है कि संघ का यह कर्तव्य, यानी कि जो संघ केंद्र सरकार है उसका यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, संरक्षा या रक्षा करे। बताइए कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, बामन तो हम जानते हैं बाह्य आक्रमण में यूज होता है आपातकाल के लगाने के लिए। 56 भी हम जानते हैं कि राज्यों में के लिए है। 56 क्या है? राज्यों में संविधान जब विफल हो जाए तो उसके लिए है। और 60 क्या है? वित्तीय आपात के लिए है। 65 का तो कहीं चर्चा हम सुने नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है 355, और आपको आंसर लगा देना है 355। बहुत लोग 352 लगा देंगे, तो 352 ये कहता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण से जब होगा तो हम पूरे राज्य, पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं 352 के तहत। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया था कि यह मतलब संघ का यह कर्तव्य पूछ रहा है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना, प्रत्येक राज्यों की रक्षा करना यह केंद्र का कर्तव्य है। ये किस में लिखा गया? 355 में लिखा गया है। तो थोड़ा पे ये ट्रिकी क्वेश्चन था। तो ये आपको इस तरह का क्वेश्चन 2-4 एग्जाम में जरूर से करने हैं। 2-4 आप कर लीजिएगा, तब आप आराम से एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, बिहार के पहले लोकायुक्त का नाम बताना है कि बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे दोस्तों? तो श्री वासुदेव सोहनी जी थे, या श्याम किशोर वर्मा थे, या न्यायमूर्ति संजय कोरल थे, या भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे? तो आंसर कौन सा है दोस्तों? श्रीधर वासुदेव सोहिनी जी थे। बिहार के पहले लोकायुक्त श्रीधर वासुदेव सोहिनी जी थे, आपको याद रखना है। आगे अगर हम क्वेश्चंस में चले दोस्तों, तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सेवा शर्त निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? आपको बताना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, इसकी सेवा छात्र कैसे कार्य वगैरह करेगा, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सांसद के द्वारा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा, या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा? आप बताइए दोस्तों, कौन निर्धारित करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो निर्धारित करते हैं। इसका आंसर ये था दोस्तों। फर्दर आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मतलब दिया गया था? बताइए। तो आंसर आपको याद होना चाहिए। आंसर क्या है? 69। कब हुआ था दोस्तों? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। फर्दर आगे अगर हम बात करें, तो कह रहा है राज्य भाषा आयोग के लिए गठित समिति का कुल कितने सदस्य होते हैं? किसकी? राज्य भाषा आयोग की आप यहाँ पे पूछ रहा है। तो राज्य भाषा आयोग में टोटल कितने होते हैं दोस्तों? 15, 21, 45 या 30? तो 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य में भी इसका बाइफर्केशन आपको याद रखना है। 20 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, 10 सदस्य क्या होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। 20 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। फर्दर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज्य संस्था लागू नहीं है? यानी कि कहाँ पे पंचायती राज्य लागू नहीं है? तो आंसर है आपका कौन सा? नागालैंड। नागालैंड में जो दोस्तों पंचायती राज्य नहीं है। फर्दर आगे अगर हम बात करें, राजनीतिक और अपराध के बीच साठगांठ, यानी कि राजनीतिज्ञ और अपराधियों के बीच साठगांठ जांच के लिए नियुक्त समिति, ये बड़ा मजाकदार, मतलब कि ये कैसा समिति है भैया? राजनीति और जो अपराधी उनका साठगांठ होता है कि नहीं, ये जांच करने के लिए बताया गया था। तो किनको बनाया गया था इसका अध्यक्ष? तो एन बोहरा। एन बोहरा के देखरेख में इस समिति की नियुक्ति की गई थी। आपको याद रखना है एन बोहरा। फर्दर आगे अगर हम चले क्वेश्चंस की ओर, तो क्वेश्चन है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य है? यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि चंपारण में जो 3 कठिया प्रथा थी उसका क्या तात्पर्य है? तो देखिए, ये बटा है, आपको याद रखना है। तो किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पे नील की खेती करना, या 3/20 भाग पे नील की खेती करना, 1/20 भाग पे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उस समय ये कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि आपको 3/20 भूभागों पे नील की खेती करना है। तो इसका आंसर जो होगा ये इसका होगा। तो चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था गांधी जी के द्वारा, ये भी आपको डेट याद रखना। 1900 कब?
आप मन में सोच चुके होंगे 1917। इसी को चंपारण आंदोलन भी कहते हैं। तो बिहार का आंदोलन है, तो इसको आपको याद नहीं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा कहता है कि जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लागू किया गया था। तो सबसे पहले भैया लागू किसके द्वारा किया गया था, ये आप बताइए। तो जजिया कर किसके द्वारा लागू किया गया था? 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा लागू किया गया था। सॉरी, लागू किया गया। तो सबसे पहले आप बताइए कि बंद किसके द्वारा किया गया था। उसी का आंसर मैं बता दिए, 1564 ईस्वी में अकबर ने इसको बंद कर दिया गया था, बंद कर दिया था। अब फिर से एक मुगल काल के ही राजा औरंगजेब ने इसको दोबारा चालू कर दिया। कब चालू कर दिया? 1679 में। तो क्वेश्चंस कह रहा था जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लागू किया गया था। तो जो लागू किया गया था दोस्तों, वो औरंगजेब के शासनकाल में लागू किया गया था। फर्दर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। यानी कि 4 राजाओं का नाम दिया हुआ है, इसमें कौन से राजा जो है दक्कन में विजय प्राप्त की थी? अशोक ने, बिंदुसार ने, धनानंद ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो चंद्रगुप्त, धनानंद तो ऐसे भी नंद वंश का था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो दक्कन में विजय प्राप्त करी थी, दक्कन में क्या करी थी? विजय प्राप्त करी थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था। आपको बताना है कि लॉर्ड डलहौजी का जो विलय नीति था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का जो विलय नीति था, इसका प्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ, मतलब कौन सा राज बोलिए या राज रजवाड़ा जो भी है। तो प्रथम हुआ था संबलपुर या झांसी या बद या सतारा। आप सोच चुके होंगे आंसर, आंसर कौन सा है? सतारा। पहले कौन हुआ था? सतारा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कह रहा है रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा और स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो जो लोग इसको क्या करेंगे, तुक्का मारेंगे ना, वो रामकृष्ण परमहंस मार के चले आएंगे आंसर एग्जाम में, हम श्योर कहते हैं, हो जाएगा गलत। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ये इसकी 1897 में कहाँ पे भी? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में बेलूर इसका मुख्यालय था, या बेलूर मठ जिसको बोलते हैं, बेलूर में इसका मुख्यालय था। तो ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस में आप अलर्ट रहा कीजिए दोस्तों। तो कह रहा है कि कांग्रेस के मंच से, कहाँ से दोस्तों? तो कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार क्या स्वराज्य शब्द व्यक्त किया गया था। यानी कि कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, आपको बताना है दोस्तों। तो अधिवेशन कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे दादाजी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी जी थे। ठीक है, फर्दर आगे अगर हम क्वेश्चन चलते हैं तो कह रहा है शर्म ठीक है, संरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? मराठा भू राजस्व प्रथा से, या तालुकदारी प्रथा से, या कुतुबशाही प्रशासन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो प्रथा थी सरंजामी प्रथा, वो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत में, मतलब कि आने का क्रम बताना है, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत में किन से किन समय में, यानी कि सबसे पहले कौन आया। तो देखिए सबसे पहले मेगास्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, तो ये आपका 1 नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद फाहियान जो है और हेनसांग, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था, और हेनसांग जो आया था हर्षवर्धन में आया था। तो फाहियान क्या हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय पहले हो गए। तो ये दोनों चीनी यात्री हैं, फाहियान भी चीनी यात्री और हेनसांग भी है। तो तीसरा के बाद क्या हो जाएगा? पहला। तीसरा के बाद क्या हो जाएगा? पहला। पहले मेगास्थनीज आया किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फिर आया फाहियान किसमें? चंद्रगुप्त द्वितीय में, चीनी यात्री। फिर हेनसांग भी चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया। फिर सबसे लास्ट में इति सिंह आया, ये 7वीं शताब्दी में आया, लूसेंट में आपका लिखा हुआ है। तो यानी कि 3 1 4 2 इसका आंसर हो जाएगा। फर्दर आगे हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, गंगा का मैदान, या ट्रांस हिमालय, मध्य भारत, या पश्चिमी घाट। तो ये चारों में जो दिया हुआ है वो पश्चिमी घाट है। भारत में 4 जो है जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, तो इसमें जो आंसर है वो पश्चिमी घाट होगा दोस्तों। फर्दर आगे हम बात करें कि पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता, मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा विविधता आपको पाई जाती है। ये में शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में सबसे ज़्यादा विविध पेड़ पौधे होते हैं, या
उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में, या सवाना की जो घास की मैदान है वहाँ पे, या शीतोष्ण कटिबंधीय घास की मैदानों में। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो विविधता पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। फर्दर आगे क्वेश्चंस की ओर अगर हम बढ़ें तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया। कह रहा है कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में आपको बताना है। सबसे बड़े से सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा क्या होता है? टीबी, आपको पता है। टीबी से छोटा क्या होता है? जीबी। जीबी से छोटा क्या होता है? एमबी। एमबी से छोटा क्या होता है? केबी। केबी से छोटा क्या होता है? बाइट। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर ही आंसर हो जाएगा। फर्दर आगे हम क्वेश्चंस कर देखें तो क्वेश्चंस कह रहा है कि जिससे सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है, वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, यानी कि आरबीआई जो है जिस पैसा पे बैंकों को उधार देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग बैंक दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक दर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। फर्दर आगे अगर हम चले, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बात कर दिया दोस्तों। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से है, या गरीबी से है, या बालिका शिक्षा से, या बेरोजगारी से है? बताइए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्राथमिक शिक्षा से है। ये कब हुआ था? इसका डेट भी आप कभी कभी पूछ लेता है। 1987-88 में ये कार्यक्रम चलाया गया था अपने देश में, और ये प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, अभिजीत बनर्जी साहब को, अमर्त्य सेन को, या मनमोहन सिंह को? तो ये सबको पता है कि भारत में उदारीकरण का जो है वो मनमोहन सिंह को जाता है क्रेडिट। फर्दर आगे अगर हम बात करें, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? आप बताइए। आज हम सेबी की क्या कर रहे थे? एक अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे थे। कौन थी अध्यक्ष दोस्तों? तो माधवी पूरी बुच थी ये। फर्दर आगे इसके स्थापना की बात कर रहा है, तो इसकी स्थापना कब की गई है? स्थापना जो हुई है दोस्तों 1988 में हुई है। कब हुई है? 1988 में। कब दोस्तों? इसमें और आप याद रख सकते हैं 12 अप्रैल को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया था, यानी कि कितनी बार पंचवर्षीय योजना ना लाकर एक वर्षीय योजना लाया गया था, ऐसा ये पूछ रहा है। तो भारत में एक वर्षीय योजना 3 बार आई थी। ठीक है, कब कब मैं बता देता हूँ। 1966 से 67 में, फिर 67 से 68 के लिए आई थी, फिर 68 के लिए 69 के लिए, एक साल के लिए योजना आई थी। ठीक है, तो ये आपके योजना अवकाश लाया गया था 3 बार, ये आपको पूछ रहा था। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए ये अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 क्या है? नॉर्थ, और ये 23.5 क्या है? साउथ। तो इस दोनों के बीच के रेखा को क्या बोलते हैं? ये कर्क हो गया, और ये क्या हो गया? मकर रेखा हो गया। तो इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं कि उष्ण कटिबंध बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। और इससे ऊपर वाले को शीतोष्ण, इससे नीचे वाले को शीतोष्ण बोलते हैं। तो ये कौन सा कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है दोस्तों। फर्दर आगे बात करें कि प्रमुख योम्योत्तर का मान क्या होता है? तो ये प्रमुख योम्योत्तर का मान जो होता है वो 0 डिग्री होता है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन के अंतिम की ओर चलते हैं। लगभग 5-7 क्वेश्चंस और हैं 50 क्वेश्चंस में। तो आप 50 क्वेश्चंस में कितना आपका मार्क्स आया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। इसके बाद हम 25 साइंस के क्वेश्चंस भी इसमें करेंगे, और जो मैथ का क्वेश्चंस होगा 25 क्वेश्चंस का, उसका एक अलग से वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस कुछ ऐसा है, कह रहा है कि राज्यों, नगरों और शहरों, गाँवों, विश्व के विभिन्न देश एवं राज्यों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र को क्या कहते हैं? तो उसको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। फर्दर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? आपको बताना है। तो अटलांटिक महासागर जो दोस्तों अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति कब बनती है? उपसौर का मतलब अप मतलब दूरी, और उप मतलब नज़दीकी, यानी कि सन और अर्थ के बीच जो है दूरी कम कब हो जाती है, आपको बताना है। तो ये होती है जनवरी के कितने जनवरी में? आपको बताना है 3 जनवरी में दोस्तों। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी में। ठीक है, फर्दर आगे हम बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है? शंकुधारी वन में कौन सा वृक्ष एक पाया जाता है? सागवान, चीड़, महोगनी या रोजवुड? कौन है आंसर दोस्तों? चीड़। आंसर क्या होगा? चीड़। फर्दर आगे बात करें कि महासागर की औसत लवणता कितनी होती है, आपको बताना है। बताइए महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? सॉरी। तो दोस्तों महासागर की औसत जो लवणता होती है वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। फर्दर आगे बात करें कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब पे क्या प्रभाव होता है? तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? घटता है। ये साइंस से रिलेटेड आ गया, इसको ज्योग्राफी में भी हम लोग रख लेते हैं, तो ये घटता है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये 50 क्वेश्चन में। 50 क्वेश्चन हम लोग इतने देर में कर गए। तो ये जो है कह रहा है टैगोर किसके प्रकारक थे, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर रहा है। तो टैगोर जो है किसके प्रचारक थे, आपको बताना है। तो टैगोर जो थे व्यक्तिवाद के थे, या साम्यवादी थे, या भौतिकवादी थे, या मानवतावादी थे? तो आंसर होगा दोस्तों मानवतावादी। अब हम लोग 25 क्वेश्चन साइंस के करेंगे और 25 क्वेश्चन मैथ के रिविजन पर्पज से आपको अलग से मिलेगा दोस्तों। आपके ये 50 में आप जरूर से कमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए, यानी कि ऐसा लिख दीजिएगा 41/50, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा 41 क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं, ठीक है। या फिर साइंस वाले में लिख दीजिएगा 10/25, इस तरह से। दोस्तों तो साइंस का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंजीर के पेड़ के अनेक प्रजातियां और बर की, ठीक है, पराग कनिका जातियों के बीच कौन सा संबंध है? यानी कि अंजीर के पेड़ पे क्या होते हैं, कुछ बर ऐसे लटक जाते हैं, तो ये दोनों कौन से में है? सहभोजिता कर रहे हैं, सहपरिकारिता करते हैं, प्रतिजीविता है या परिजीविता है? तो ये दोनों सहोपकारिता ये कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन से कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में पृथक डीएनए खंडों को देखा जा सकता है? यानी कि डीएनए को देखने के लिए कौन सी चीज़ का उपयोग किया जाता है? सिफ्रेनिन, सोडियम क्लोराइड, या इथिडियम ब्रोमाइड, या पोटेशियम परमैंगनेट? तो देखिए डीएनए को देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। फर्दर आगे चलते हैं हम। तो निम्नलिखित में से कौन बायो मास के अवयव हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और उपयुक्त सभी। तो देखिए बायोमास मैं बोल दिया था। बायोगैस के जो अवयव हैं वो ये तीनों ही हैं। तो उपयुक्त में से सभी इसका क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों। कह रहा है जैसिड नामक रोमिली पत्तियां किस फसल की पीड़कों को प्रतिरोधकता का प्रदान करती है? यानी कि ये जो जैसिड नामक रोमिल पत्तियां हैं किस फसल के संरक्षण में, जैसे गेहूं में कभी कभी नीम की पत्तियां डाल देते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे बताना है कि किसकी प्रतिरोधकता, मतलब किस फसल में ये यूज होता है। तो ये जो यूज होता है दोस्तों कपास में यूज होता है। किस में यूज होता है दोस्तों? कपास में यूज होता है। नेक्स्ट वन है तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ का नाम आपको बताना है, ठीक। नहीं, नाम नहीं बताना है। तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ निकोटीन, ये तो दे दिया है, किस ग्रंथि को, ठीक है, उद्दीपित करता है? तो ये जो है एड्रिनल ग्लैंड पे अटैक करता है। एड्रिनल ग्लैंड इसका आंसर होगा। फर्दर आगे हम बात करें HIV किस विषाणु समूह में आता है, ठीक है। तो HIV जो होता है वो रिट्रोवायरस में आता है। HIV किस समूह में आता है? तो HIV का विषाणु समूह जो है वो आपको याद रखना है, रिट्रोवायरस। नेक्स्ट वन है कैंसर किस प्रकार का रोग है? तो कैंसर दोस्तों आश्रमक रोग है। श्रमक रोग उसको बोलते हैं दोस्तों जो छूने से फैलता है। अबिंदुकता जैसे क्या है? अनुवांशिक रोग है। यौन रोग गैनोरिया वगैरह यौन रोग हो गया। तो इसी तरह से कैंसर छूने से तो फैलता नहीं है, तो ये असंक्रामक रोग हो गया। जो बीमारी छुआछूत से फैलता है उसको संक्रामक रोग बोलते हैं। नेक्स्ट वन है मानव मस्तिष्क में कौन से संवेदी एवं प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है? तो ये जो है मतलब कि संवेदी मतलब प्रेरक, यानी कि जो मानव में सिग्नल्स वगैरह जाते हैं उसका मुख्य संपर्क स्थल जो है वो आपको पता होगा थैलेमस है। कौन है दोस्तों? थैलेमस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो कह रहा है मनुष्य की करोटी में यानी कि फेसियल में कितने बोनों की संख्या होती है, आपको बताना है। तो मनुष्य में जो सामने वाले बोनों की संख्या होती है दोस्तों वो 14 होती है, आपको पता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की अगर हम बात करें 85, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ठीक है, सूचक का मतलब ये इंडिकेटर आप समझिए। यहाँ पे ये पूरे हिंदी यार लिख दिया है।
तो इंडिकेटर का मतलब समझ में आ गया ना, हल्दी तो हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं। तो आप ये इसका बताइएगा कि हल्दी एसिड में कैसा कलर देता है और बेस में कैसा कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज, ये हमको पता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर है। फिनॉप्थिलीन भी हम लोग यूज करते हैं, मूली का कोई यूज नहीं होता है इंडिकेटर के रूप में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मूली। आधात्मिक ऑक्साइड, आधात्मिक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है। आधात्मिक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो आपको याद रखना है, कैसी होती है दोस्तों। तो आधात्मिक अगर ऑक्साइड बनाता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और धातु वाला ऑक्साइड जो होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें 87 की दोस्तों, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। तो MgOH को, हॉल 2 को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में दिख रहा है बताइए, तो बी नंबर में दिख रहा है। फर्दर आगे अगर हम चले तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, धातु और उनके अयस्क के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। जब भी गलत आपसे पूछे ना तो आपको तुरंत से अलर्ट हो जाना है दोस्तों, ठीक है। तो कॉपर का एजुराइट होता है, बिल्कुल होता है। कैडमियम का ग्रोनोकाइट होता है। लोहा का डायस्पर होता है, तो नहीं, डायस्पर जो होता है वो एल्युमिनियम का होता है, यानी कि ये गलत है। और मैग्नीशियम का एम्समाइट होता है, तो यानी कि इसका आंसर गलत वाला था। तो ये डायस्पर जो होता है एल्युमिनियम का होता है, तो ये आंसर आपका हो गया। फर्दर आगे अगर हम बात करें दोस्तों, समुद्री नील प्रतीत होता है, सॉरी नीला, समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है, आपको आंसर बताना है। तो ये सबको पता है दोस्तों, इसमें डिस्कशन का ज़रूरत ही नहीं है। नीला आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है क्योंकि। अब 4 ऑप्शन पे हम लोग बात करते हैं। बाष्पीकरण की दर तेज होती है इस वजह से, हवा में नमी कम होता है इस वजह से, उच्च तापमान रहता है इस वजह से, आकाश साफ नहीं रहता इस वजह से। आप आंसर सोच चुके होंगे। ओस नहीं बनने का मुख्य कारण है बाष्पीकरण की दर का तेज होना, क्योंकि जब बाष्प रहेगा तभी तो ओस बनेगा। बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है हवा करने में, ठीक है, तो ओस नहीं बनने देता है। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है 100 डेसिबल का जो शोर है, ठीक है, की प्रबलता स्तर संगत है, यानी कि किससे यहाँ पे आप मेल मिलाप उसको कर रहे हैं। सुनाई भर देने वाली आवाज़ 100 डेसिबल की हो सकती है, तो नहीं, उतना नहीं होती है। समान वार्तालाप हम लोग 100 डेसिबल में करते हैं, नहीं। शोर शराबे वाली गली की आवाज़ भी 100 डेसिबल की नहीं होती है। तो हाँ, यंत्र कारखाने में जो आवाज़ होती है वो 100 डेसिबल के आसपास तुलनात्मक होती है, तो इसका आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि जड़त्व किसके समानुपाती होता है, आपको बताना है। तो देखिए, जड़त्व जो होता है, आप आंसर सोच चुके होंगे, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। नेक्स्ट वन का है कि निम्नलिखित में से किसे गतिकी का पहला नियम कहा जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहा जाता है। बॉयल नियम को, ऊर्जा संरक्षण के नियम को, चार्ल्स के नियम को, या द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम लोग ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहते हैं। फर्दर आगे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ऐसा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण शॉर्ट सर्किट, यानी कि सर्किट में करंट की उपस्थिति, शॉर्ट सर्किट नहीं, सर्किट में करंट की उपस्थिति को पता लगा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर दोस्तों, गैल्वेनोमीटर का काम ही है कि सर्किट में करंट है या ना, इसकी उपस्थिति को पता लगाना। फर्दर आगे अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है दोस्तों, है ना, अदिश राशि आपको नहीं बताना है, यानी कि वेक्टर है, इसमें से कौन एक वेक्टर आपको बताना है। तो टॉर्क जो है वो वेक्टर है, ये भी नहीं है, मतलब ये अदिश नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर टॉर्क हो जाएगा। ये भी एक अदिश राशि है, ये भी तापमान भी अदिश है, समय भी अदिश है, और टॉर्क नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। बार बार कहते हैं कि एग्जाम में नहीं वाला ही आंसर बहुत लोगों का गलत होता है, तो नहीं जब भी कहे तो आपको अलर्ट हो जाना है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का अच्छा चालक, अच्छा, ऊष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का कुचालक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि जो ऊष्मा का अच्छा चालक तो है लेकिन विद्युत का कुचालक है, क्या नाम है दोस्तों, उसको माइका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइका। फर्दर आगे अगर हम बात करें, आयुपेक का फुल फॉर्म आपको पूछना है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, किसमें लिखा हुआ है बताइए। आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी नंबर। 98 में बात करें
कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो इसको हम यूज करते हैं, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो पॉलीकार्बोनेट है। 99 नंबर क्वेश्चन जो सेकेंड क्वेश्चन है आज का सेकेंड लास्ट, उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे 100 नंबर। तो टोटल हम लोग 75 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों अब तक। तो मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था, तो उसके द्रव्यमान पे हम लोग बांटे थे, आपको पता है। तो आंसर क्या होगा, द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिमाण नहीं है, जैव भार, बिटुमिन, पेट्रोलियम या उपयुक्त सभी। नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिमाण नहीं है, तो उपयुक्त में से सभी, ठीक है, उपयुक्त में से सभी इसका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन दोस्तों, 75 क्वेश्चन। तो ये डेली शाम में 7 से 8 के बीच में आपको लेक्चर फिर से मिलने लगेगा। और मैथ का बहुत लोगों को डिमांड था, तो 25 क्वेश्चंस में मैथ का भी रिविजन्स करवा दूंगा, 25 क्वेश्चन। और जो लोग लास्ट तक देखते हैं वो लास्ट एक बार ज़रूर से लिखा कीजिए, ताकि मैं एनालिसिस करता हूँ कि कितने लोग लास्ट तक देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।